जब समाज में कुछ गलत हो रहा हो, जब लगे कि अब बदलाव की जरूरत है, तो सवाल उठता है कि असल में किया क्या जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर पीढ़ी, हर दौर में खुद से पूछती है। व्लादिमीर लेनिन की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है, क्या किया जाना चाहिए, जो इसी गहरे सवाल का जवाब देने की एक कोशिश करती है। ये किताब एक तरह से असंतोष को एक संगठित एक्शन में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट पेश करती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या किया जाना चाहिए? ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सवाल है जिसका जवाब लेनिन ने देने की कोशिश की। और इस कोशिश में उन्होंने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। चलिए इस वैचारिक सफर में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लेनिन के विचार आज भी इतने प्रासंगिक क्यों माने जाते हैं। सबसे पहले जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत के ज़ारशाही रूस की। एक तरफ ज़ार का बेहद कठोर शासन है और दूसरी तरफ इस दमन के खिलाफ कई छोटे बड़े क्रांतिकारी समूह पनप रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहली लड़ाई सड़कों पर नहीं लड़ी गई, बल्कि विचारों और स्ट्रैटेजी को लेकर लड़ी गई। अब यहाँ पे जो बहस का केंद्र था वो एक नारा था, आलोचना की स्वतंत्रता। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन एक गुट इस नारे का इस्तेमाल क्रांतिकारी सिद्धांतों में पानी मिलाने, उन्हें नरम करने के लिए कर रहा था। लेनिन ने इसी बात पर हमला किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये असल में आलोचना की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अवसरवाद की स्वतंत्रता है, यानी अपने असली सिद्धांतों से भटकने और आसान रास्ता पकड़ने की आज़ादी। इस बात को समझाने के लिए लेनिन ने एक बड़ा ही शानदार उदाहरण दिया। सोचिए, एक टीम एक साथ रस्सी से बंधी हुई पहाड़ पर चढ़ रही है। अब कोई बीच रास्ते में आलोचना की स्वतंत्रता के नाम पर यह कहने लगे कि चलो इस मुश्किल चढ़ाई को छोड़ते हैं और नीचे आसान ढलान पर उतर जाते हैं। लेनिन के मुताबिक ये आलोचना आंदोलन को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने असली लक्ष्य से भटकाने के लिए थी। लेकिन विचारों की ये लड़ाई तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली सवाल तो ये था कि इन विचारों को आम जनता की ऊर्जा के साथ कैसे जोड़ा जाए। और ये हमें दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स के बीच के अंतर पर लाता है, सहजता और चेतना। तो ये सहजता या स्पॉन्टेनिटी आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये सालों के दमन का एक स्वाभाविक विस्फोट है। जैसे किसी फैक्ट्री में मजदूरों का सब्र जवाब दे जाए और वो अचानक हड़ताल पर चले जाएं। ये बहुत शक्तिशाली होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी अपनी एक सीमा है। और इसके ठीक उलट है चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। ये उस गुस्से के पीछे का क्यों है, ये समझना कि प्रॉब्लम सिर्फ एक फैक्ट्री का मालिक नहीं, बल्कि वो पूरी की पूरी व्यवस्था है जो उस दमन को जन्म दे रही है। लेनिन का तर्क था कि ये गहरी राजनीतिक समझ अपने आप पैदा नहीं होती, इसे आंदोलन में बाहर से लाना पड़ता है। यह हमें संघर्ष के दो अलग अलग लेवल्स पर ले आता है। एक तरफ है ट्रेड यूनियन की राजनीति जो छोटे मोटे फायदों के लिए लड़ती है, जैसे कि मजदूरी बढ़वाना, और दूसरी तरफ है सोशल डेमोक्रेटिक राजनीति। अब यहां एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, उस समय सोशल डेमोक्रेटिक शब्द का मतलब आज से बिल्कुल अलग था। इसका मतलब था वो राजनीति जो पूरी सामाजिक व्यवस्था को जड़ से बदलना चाहती हो। एक तरह से एक सिर्फ दर्द की दवा है तो दूसरा बीमारी के जड़ से इलाज की बात करता है। और ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। लेनिन की नजर में एक क्रांतिकारी का काम सिर्फ मजदूरों को अपनी लड़ाई लड़ना सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें यह सिखाना है कि समाज में हो रहे हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, चाहे वो अन्याय छात्रों पर हो रहा हो, किसानों पर हो रहा हो, या फिर किसी अल्पसंख्यक समूह पर। असली राजनीतिक चेतना तभी आती है जब किसी भी वर्ग पर हो रहे अत्याचार को देखकर गुस्सा पैदा हो। तो विचारों और चेतना की बात तो हो गई, अब आते हैं असल सवाल पर, कैसे? उस समय की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि क्रांतिकारी समूह बहुत शौकिया किस्म के थे, बिखरे हुए थे, और ज़ार की खुफिया पुलिस बड़ी आसानी से उनके अंदर घुसपैठ कर लेती थी और उन्हें तोड़ देती थी। इस शौकियापन का लेनिन का जवाब था पेशेवर क्रांतिकारियों का एक संगठन। अब इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें क्रांति करने के लिए कोई सैलरी मिलती थी, नहीं। इसका मतलब था कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना सारा कौशल और अपनी पूरी ऊर्जा बदलाव लाने की इस कला और विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया था। इस संगठन की खासियतें बिल्कुल साफ थीं। इसे छोटा और गोपनीय होना चाहिए ताकि पुलिस की पकड़ से बचा जा सके। इसे एक सेना की तरह बेहद अनुशासित और एक सेंट्रल कमेटी द्वारा निर्देशित होना चाहिए, और इसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो साजिश रचने, प्रोपोगेंडा फैलाने और लोगों को संगठित करने की कला में माहिर हो। यहाँ पर सेना के जनरल स्टाफ का उदाहरण एकदम फिट बैठता है।
जैसे एक सेना में एक छोटी सीक्रेट कोर टीम होती है जो पूरी सेना की रणनीति बनाती है, वैसे ही ये संगठन एक छोटा गुप्त नेतृत्व का केंद्र होगा जो बड़े सार्वजनिक आंदोलन को दिशा देगा। ये एक ऐसा विचार है जो आज भी कई सफल अभियानों या कंपनियों में दिखाई देता है, जहां एक समर्पित कोर टीम व्यापक आंदोलन को सही दिशा देती है। लेकिन एक और बड़ी व्यावहारिक समस्या थी। उस जमाने में न इंटरनेट था न फोन, तो इतने बड़े देश में फैले इन सारे क्रांतिकारियों को एक दूसरे से जोड़ा कैसे जाए, उनमें तालमेल कैसे बैठाया जाए? और लेनिन का इसका जवाब बड़ा ही शानदार था। एक अखिल रूसी राजनीतिक अखबार। इस अखबार की सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 भूमिकाएं थी। पहली, एक सामूहिक प्रचारक के तौर पर पूरे आंदोलन को एक ही आवाज और एक ही संदेश देना। दूसरी, एक सामूहिक आंदोलनकाली के तौर पर पूरे देश को एक साथ एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। और तीसरी और सबसे जरूरी, एक सामूहिक संगठनकर्ता के तौर पर असल में पार्टी का पूरा ढांचा खड़ा करना। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है, लेनिन का जो मचान वाला रूपक है वो जबरदस्त है। सोचिए, जब कोई इमारत बन रही होती है तो उसके चारों ओर एक ढांचा, एक मचान खड़ा किया जाता है। वो मचान खुद इमारत नहीं होता, लेकिन उसके बिना इमारत बन भी नहीं सकती। ठीक वैसे ही अखबार को लिखने, एडिट करने और उसे गुप्त रूप से देश के कोने कोने में पहुंचाने वाले एजेंटों का जो नेटवर्क था, असल में वही भविष्य की क्रांतिकारी पार्टी का कंकाल था। अखबार बनाने की प्रक्रिया ही संगठन बनाने की प्रक्रिया बन गई। और हाँ, ये कोई काल्पनिक योजना नहीं थी। इस अखबार का असल में एक नाम था, इस्क्रा, जिसका मतलब होता है चिंगारी। और इसका नारा था, चिंगारी से ही ज्वाला भड़केगी। ये दिखाता है कि कैसे इस सैद्धांतिक योजना को एक ठोस एक्शन में बदला गया। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने विचार आज हमें स्ट्रैटेजी और सामाजिक बदलाव के बारे में क्या सिखा सकते हैं। कुछ ऐसे सबक हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पहला, सिद्धांत के बिना कोई भी एक्शन दिशाहीन है, बिल्कुल एक ऐसे जहाज की तरह जिसके पास कंपास नहीं है। दूसरा, सिर्फ जुनून काफी नहीं होता, उसे एक प्लान और एक संगठन की जरूरत होती है, वरना वो भाप की तरह उड़ जाता है। तीसरा, अपनी स्थानीय समस्याओं को बड़ी तस्वीर से जोड़ना जरूरी है ताकि लोग समझ सकें कि उनकी लड़ाई एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है। और आखिर में, किसी भी विश्लेषण या थ्योरी का अंतिम लक्ष्य हमेशा एक्शन होना चाहिए। और आखिर में हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, चाहे वो एक स्टार्टअप खड़ा करना हो, एक सामाजिक आंदोलन चलाना हो या कोई भी बड़ा काम करना हो, क्या संगठन के बिना जुनून और जुनून के बिना संगठन दोनों ही अधूरे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर लीडर, हर उद्यमी और हर सपने देखने वाले को खोजना पड़ता है।